हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेनिसो और फ्रांसीसियो के भारत आगमन के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेनिसो के आगमन के विषय में। ये 1616 ईस्वी में भारत आए। 1620 में इन्होंने ट्रैंकोबार, 1676 में सेरोम पार यानी बंगाल आदि में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। 1745 तक ये अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेचकर चली गई। अब बात करते हैं फ्रांसीसियो के आगमन के विषय में। फ्रांसीसियो ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में सबसे बाद में यानी सबसे लास्ट में भारत आए। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी कैम्पने फ्रैंकेस डेस इंडेस और ओरिएंटलेस की स्थापना हुई। इस कंपनी का निर्माण फ्रांस की सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्च भी सरकार ही वहन करती थी। इसलिए इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था, क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित थी और सरकारी सहायता पर भी ये कंपनी निर्भर थी। 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात दूसरी व्यापारिक कंपनी 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया। 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना उन्होंने की। यहाँ के किले फोर्ट ऑर्लियंस कहा गया। 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को डचों ने छीन लिया, किंतु 1697 के रिजविक समझौते के अनुसार पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस, यहाँ पर लॉ बुर्दने यहाँ का फ्रांसीसी गवर्नर था। 1770 में माहे और 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार कर लिया। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गई। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। भारत में उस समय कर्नाटक का यह क्षेत्र जो था वो कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्ष तक दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष चला। अब बात करते हैं अंग्रेज व फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों के मध्य संघर्ष के विषय में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इसे सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इसके कारणों में यूरोप में दोनों शक्तियों के मध्य लड़ा जा रहा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले युद्ध के पक्ष में नहीं था, किंतु तत्कालिक कोई समाधान नहीं निकल पाया। युद्ध के तत्कालिक कारण में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दने की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी, किंतु इसके बावजूद डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका उद्देश्य फोर्ट सेंट डेविड को जीतना था, किंतु वह इसे जीत पाने में असफल रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी विजय रहे। इस विजय का कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में हुई ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध की समाप्ति बाद हुई ऑक्स ला शैपेल की संधि से हुआ, जिसके अनुसार मद्रास पुनः अंग्रेजों को व अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस युद्ध का प्रभाव यह रहा कि इससे ना तो अंग्रेजों को लाभ हुआ और ना फ्रांसीसियों को, किंतु इसने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित व सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। फ्रांसीसी सत्ता व शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, इसके प्रमुख कारण रहे। यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक की विवादास्पद उत्तराधिकारियों के कारण हुआ तथा डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं प्रथम युद्ध में सफलता के बाद बढ़ने लगी थी।
हैदराबाद के संस्थापक निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया तथा कर्नाटक में भी यही स्थिति बनी जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद करने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया तो अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। टुपले ने नवाब पद के लिए चंदा साहब को समर्थन दिया तथा दक्कन की सूबेदारी के लिए मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। यानी फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग और अंग्रेज़ों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को समर्थन दिया। इस तरह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विरोधी गुट को अपना समर्थन देकर आग में घी डालने का काम किया। 1749 में अंबूर के युद्ध में चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को मार डाला तथा अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली ने त्रिचिनापल्ली में जाकर शरण ली। दूसरी ओर 1750 में नासिर जंग भी मुजफ्फर जंग द्वारा मारा गया तथा मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार यानी नवाब बनाया गया। उसने प्रसन्न होकर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबतगंज द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र जिसमें मुस्तफ़ानगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एल्लौर प्रदान किया। इससे पूर्व चंदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की और इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावी हो गया। एक ब्रिटिश गर्व के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए 1751 में त्रिचिनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और जब त्रिचिनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया तो वे अंग्रेजों से परास्त हो गए। त्रिचिनापल्ली में अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने शरण ली थी, इसलिए फ्रांसीसियों ने त्रिचिनापल्ली पर आक्रमण किया क्योंकि अनवरुद्दीन जो था वो अंग्रेज़ों के समर्थक में था। इस प्रकार मोहम्मद अली भी अंग्रेज़ों के समर्थक में रहा। इसी समय फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहू को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा। गोडेहू के प्रयासों से अंग्रेज़ों के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। इस संधि द्वारा दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेज़ों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया और भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा एक दूसरे से किया गया। अब बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय में जो 1758 से 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। इसके प्रमुख कारणों में यूरोप के ऑस्ट्रिया और प्रशा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही यह विस्तार था। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड ने प्रशा को समर्थन दिया जिसका प्रभाव भारत में रह रहे अंग्रेज व फ्रांसीसियों पर भी पड़ा। इसके तत्कालिक कारण में फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक व असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना रहा। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया लेकिन वह तंजौर पर अधिकार करने में असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। आपको ज्ञात होगा कि डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी तैनात की थी, लेकिन लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने एडमिरल पोकाक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार हराया और क्लाइव व वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। यह वही समय था जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच तनाव चल रहा था। प्लासी में युद्ध होने से पूर्व अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को अपने कब्जे में कर लिया क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उन्हें बंगाल से बाहर न कर दे। तो ये वही समय है। 1760 में अंग्रेज़ी सेनानायक आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश का युद्ध हुआ। 22 जनवरी 1760 को हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई। अंग्रेज़ों ने बुस्सी को कैद कर 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर माहे व जिंजी पर भी कब्जा कर लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सारी फैक्ट्रियां फ्रांसीसियों को लौटा दी, किंतु हम फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वहां पर कोई सैनिक व्यवस्था रख सकते थे, ना ही वहां पर सैनिक रख सकते थे। अब वे केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में ही काम कर सकते थे। लगभग 20 वर्ष तक चले कर्नाटक युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वेसर्वा अंग्रेज ही होंगे। अब बात करते हैं कि फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य हुए इस युद्ध में अंग्रेज़ों को क्या सीख मिली।
तो फ्रांसीसियों और उनके भारतीय सहयोगियों के साथ अपने युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीखे। पहला, देश में राष्ट्रवादी भावना का अभाव, जिसके कारण भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकते थे। पश्चिमी तट पर प्रशिक्षित यूरोपीय या भारतीय पैदल सेना आधुनिक अस्त्रों से लैस होकर और तोपखानों का सहारा लेकर पुरानी तर्ज वाली भारतीय सेनाओं को घमासान युद्ध में हरा सकती थी। यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित और हथियारबंद भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिक जितना ही अच्छा सैनिक बन सकता था। चूंकि भारतीय सैनिकों में भी राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, इसलिए उन्हें अच्छा पैसा देकर खरीदा जा सकता था, यानी अपनी सेवा में रखा जा सकता था। अंग्रेजों ने अब भारतीय सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना को बनाने का काम आरंभ कर दिया और इस सेना को अपना प्रधान हथियार बनाकर भारतीय व्यापार और क्षेत्रों के बेपनाह साधनों को अधिकार में लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध व क्षेत्रीय प्रसार के एक नए युग में कदम रखा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।